हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पहला अध्याय भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मनुष्य अपने मनोविचारों को विविध ढंग से प्रस्तुत करता है। पशु पक्षी भी अपनी बातों को अलग अलग ध्वनियों द्वारा प्रकट करते हैं, परंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा संभाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनियां ही भाषा कहलाती हैं। इस प्रकार भाषा सार्थक ध्वनियों का वह स्वरूप, वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी मौखिक यानी जो हम बोलते हैं, लिखित यानी जो हम लिख के अपनी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। पहली मौखिक भाषा यानी उच्चरित भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक या उच्चरित भाषा कहते हैं। उच्चरित भाषा का आधार मुख से उच्चारित होने वाली स्वर तथा व्यंजन की ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों के सार्थक समूह से ही शब्द बनते हैं। भाषा के इस रूप का प्रयोग व्यक्ति तभी करता है जब कोई श्रोता सामने हो। इस प्रकार भाषा के इस रूप का यही दोष है कि यह उच्चारित होते ही समाप्त हो जाती है। भाषा का लिखित रूप यानी लिखित भाषा। जब हम अपने मनोविचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं और पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को लिखकर रोजमर्रा के सामान की सूची दी, यानी माँ ने डेली यूज का जो सामान है उसकी एक लिस्ट बना के दी तथा बच्चे ने उस सूची को पढ़कर समझा। यह भाषा का लिखित रूप है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अपने विचारों तथा भावों को लिखकर प्रकट करना तथा लिखी गई बात को पढ़कर ग्रहण करना ही भाषा का लिखित रूप है। कई बार हम संकेतों का आश्रय लेकर भी भाव प्रकट करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस का हाथों के संकेत द्वारा यातायात संचालित करना, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मूक व बधिर लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात मातृ यानी माँ के द्वारा बोली गई भाषा। जो भाषा परिवार में बोली जाती है, उस भाषा को बच्चा जल्दी सीख लेता है। अर्थात यदि बच्चे की माँ राजस्थानी भाषा बोलती है, तो उसका बच्चा राजस्थानी सीख लेता है। यदि वह मराठी बोलती है, तो मराठी सीख लेता है। यह भाषा उस बच्चे के लिए मातृभाषा बन जाती है। राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासी करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भारत की और अंग्रेजी ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा है। राजभाषा। जो भाषा देश के दफ्तरों व राजकीय के कार्यों में प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। यह भी जाने कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को मिला था। अतः भारत में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे हम बोली की। किसी स्थान विशेष पर बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी किसी एक विशेष स्थान पे जो भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं, और वो एक लिमिटेड एरिया तक ही होता है। जैसे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पे कहा जाता है कि हर 20 किलोमीटर के बाद या हर 20 मील के बाद भाषा बदल जाती है, यानी बोली बदल जाती है। कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं कुमाऊनी, कहीं गढ़वाली। इस तरह हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलियां बदल जाती। इसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। लोक कथाएं, लोकगीत आदि ही इसको समृद्ध बनाते हैं। हरियाणवी, मेवाती, भोजपुरी, खड़ी बोली, कुमाऊनी आदि मिलाकर हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। भाषा और बोली में अंतर। तो क्या अंतर है, चलिए पढ़ते हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली केवल एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है। बोली में व्याकरण
एवं उनके नियमों को महत्व न देकर कहावतों, लोकगीतों आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। भाषा का लिखित रूप साहित्य व व्याकरण होता है, परंतु बोली में व्याकरण को महत्व नहीं दिया जाता। बोली में लिखित साहित्य भी बहुत कम उपलब्ध है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए इसे बहुभाषी देश कहा जाता है। भारतीय संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कश्मीरी, कोंकणी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, पंजाबी और ओडिया। अब बात करेंगे बच्चों हम लिपि की। लिखित पाठ्य सामग्री को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और उसे स्थायी रूप प्रदान करने के लिए मनुष्य ने लिखने के ढंग का विकास किया। हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा को लिखित रूप दिया गया है। एक सुनिश्चित चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा में हर ध्वनि का लेखन चिन्ह निश्चित होता है, जो वर्ण कहलाता है। लिपि के द्वारा वेदों पुराणों के ज्ञान को सुरक्षित रखा गया है तथा साहित्य रचना होने लगी और जन सामान्य सैद्धांतिक ज्ञान को सुरक्षित रखने लगे। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। कुछ अन्य लिपियां निम्न हैं, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, बंगाली भाषा की लिपि है बांग्ला, पंजाबी की लिपि है गुरमुखी, उर्दू की लिपि है फारसी, कोंकणी, मराठी और नेपाली की लिपि भी देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, जर्मन की लिपि भी रोमन है और फ्रांसीसी की लिपि भी रोमन है। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। इस स्थिति में एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। भाषा के प्रयोग में एक रूपता लाने के लिए स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। जैसे शब्द है अंत, इसका मानक रूप है अंत। शब्द है चाहिए, तो इसका मानक रूप है चाहिए। शब्द है नहीं, जबकि मानक रूप इसका है नहीं, यानी बड़ी की मात्रा। शब्द है शुद्ध, इसका मानक रूप है शुद्ध। इसी तरीके से कुछ और शब्द भी हैं। संबंध, तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे मानक रूप में संबंध। मंजन, मंजन। आएंगे, आएंगे। ये अंडा, अधड़ा, दा, यहाँ पे अंक की मात्रा लगा के अंडा। केंद्रीय हिंदी निषेधालय के अनुसार मानक हिंदी वर्ण तथा वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु श्री, जी आदि अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री बच्चन, पिताजी। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे पत्ता, चिन्ह। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे पृथक, महान। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार तथा अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा रहने पर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे मैं, में अन्य जगहों में चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होगा। कुछ शब्दों में दोनों रूपों में मानक है, जैसे गर्मी, गरमी, मर्जी, मर्जी, दर्जी, दर्जी। पूर्णकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाना चाहिए, जैसे आकर, लिखकर, बैठकर, सोकर, नहाकर आदि। क्रिया विशेषण अव्यय में य व के स्थान पर स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे गए, गए, हुआ, हुआ आदि। इस तरह किए गए
आए, नई आदि मानक रूप हैं। जहां य वर्ण का मूल तत्व हो वहां य ही रहेगा, जैसे स्थायी। अव्ययभाव, दायित्व आदि में य के स्थान पर ई नहीं आएगा। आगत ध्वनियां ज तथा फ अरबी भाषा और अरबी फारसी या अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग किए जाएंगे। साहित्य, किसी भी भाषा के ज्ञान के चिर संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। युगों से प्राप्त ज्ञान को साहित्य के रूप में संचित किया जाता रहा है। यह तत्काल समाज का दर्पण होता है। साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य साधारण रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना भाषा का गद्य रूप होता है। इस विधा में कहानी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि लिखे जाते हैं। पद्य साहित्य, जब विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है तब वह पद्य साहित्य कहा जाता है। इस विधा में गीत, कविता, छंद, दोहा, पद, चौपाई आदि लिखे जाते हैं। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाता है और भाषा के मनमाने और अशुद्ध रूप पर अंकुश लगाता है। व्याकरण से ही किसी भाषा में स्थिरता, शुद्धता तथा मानकता आती है। किसी भी भाषा का व्याकरण उस भाषा के वर्ण, शब्द व वाक्य रचना को व्यवस्थित करता है। व्याकरण के अंतर्गत नियमों का अध्ययन तीन रूपों में किया गया है। पहला, वर्ण विचार। इसमें वर्णों, अक्षरों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण, भेद आदि लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, लिंग, वचन, बनावट, उत्पत्ति आदि के विषय में विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्हों के प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम पुनरावृत्ति। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। अब आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।